हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे 9 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हम क्या है ना, अभी तक अलग फॉर्मेट से क्लास कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा या कोई भी फैक्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, जिसमें हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र आधिकारिक राजधानी के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, तो ये है अमरावती। आंसर इसका सी हो गया। बात करते हैं स्पष्टीकरण की, तो लंबे समय से 3 राजधानी विवाद का यहाँ पे अंत हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अमरावती क्या होगा, राज्य की एकमात्र राजधानी यहाँ पे होगी। इससे पहले क्या था, विशाखापत्तनम यहाँ पर की कार्यकारी राजधानी के रूप में जानी जाती थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल। कुरनूल जो थी न्यायिक राजधानी और अमरावती विधायी राजधानी थी। अब केवल एक ही राजधानी यहाँ पे होगी, आंध्र प्रदेश की। इसके बाद देखें हम आंध्र प्रदेश का एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें प्रशासन और शासन की बात करें तो अमरावती यहाँ पे आधिकारिक राजधानी की यहाँ पे स्थायी राजधानी बन चुकी है और 26 जिलों द्वारा समर्थित विशाखापत्तनम से सबसे बड़ा शहर यह है। बात करते हैं प्राकृतिक और आर्थिक संपदा की, तो यहाँ पे भारत का धान का कटोरा कहा जाता है और 973 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ ये स्टेट है। भारत का दूसरा सबसे लंबा तट राज्य है और पहले में कौन है, फर्स्ट में है गुजरात। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आ गया आंध्र प्रदेश। और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा यहाँ पे नदियों का यहाँ पे डेल्टा है और विशाखापट्टनम में सबसे गहरा बंदरगाह यहाँ पर है भारत का। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 1956 में इसकी स्थापना हो चुकी है, जो कि तब से पहला क्या था, भाताई आधार पे ये राज्य गठन हुआ था। इसके बाद देखिए सांस्कृतिक और राज्य प्रतीक की, तो यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य क्या है, यहाँ का राजकीय नृत्य है, जो कि कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक, इसका एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या होती है इसकी, उड़ी आधी। ठीक है, उड़ी आधी यानी कि पुड़ी यानी कि कुचिपुड़ी और आधी यानी कि आंध्र प्रदेश। पूरी लंबी ट्रिक है, वो अभी मेरे को याद नहीं आ रही, तो कोई नहीं, यहाँ पे अभी ऐसे याद कर लो। बाकी हम बात करें, तिरुपति का घर भी इसको बोला जाता है, तिरुपति महाराज का मंदिर है। और राज्य प्रतीक की बात करें तो ब्लैक बक्स यानी कि काला हिरण यहाँ का राज्य राज्य प्रतीक में आता है। नीलकंठ और श्रीशैलम में पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। अब बात करेंगे इसकी बात आधुनिक मील के पत्थर की, तो यहाँ पे एक यानी कि करंट अफेयर की बात करें हम, तकनीकी हब और 100% जल कनेक्टिविटी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हो चुकी है, जिसमें वाइजैक के टेक हब विकास, भोगपुरम हवाई अड्डे के पूरा होने का जो लक्ष्य है 2026 और ग्रामीण जल जीवन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित है। तो ये थी छोटी सी आंध्र प्रदेश राज्य की ब्रीफिंग। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें खरीफ सीजन 2026 के अंतर्गत उर्वरक सब्सिडी के संदर्भ में P&K का अर्थ क्या है। तो यह है दोस्तों फॉस्फेट और पोटास, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। NBS यानी कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, इसके तहत किसानों को सस्ती खाद मिलती है। और हालिया मंजूरी की बात करें तो कैबिनेट ने 2026 के खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटास के उर्वरकों की नई सब्सिडी दरों को आधिकारिक रूप से मंजूरी यहाँ पे दी है। इस न्यूज़ की थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री द्वारा खरीफ 2026 के लिए P&K यानी कि फास्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर सब्सिडी दरों को स्वीकृत करती है। योजना क्या है इसकी, योजना है NBS यानी कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के तहत ये लागू हुई है। और लक्ष्य क्या है इसका, वैश्विक मूल्य वृद्धि के बावजूद भारतीय किसानों को सस्ती और सुलभ दरों पर आवश्यक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित रहे हैं। अब दोस्तों फसलों की बात आई है, तो भारत की मौसमी फसलें जो कि खरीफ, रबी और जायद की होती है, इनको हम डिटेल से देखते हैं। इसमें खरीफ की फसल की बात करें तो ये मानसूनी फसलें कहलाई जाती हैं, जिनकी बुआई जून जुलाई में और कटाई इनकी अक्टूबर नवंबर में होती है। मानसून के आगमन के साथ इनकी बुआई की जाती है और उच्च ताप और उच्च आर्द्रता में फसलें होती हैं, जिनमें मुख्य फसल कौन सी है, चावल, मक्का, कपास और सोयाबीन। ठीक है, बाकी ये फसल भी खरीफ की फसल ही है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें रबी की फसलों की, तो ये शीतकालीन फसलें कहलाई जाती हैं, जिसमें बुआई इनकी अक्टूबर से दिसंबर और कटाई इनकी मार्च से अप्रैल की जाती है। शीत ऋतु में बुआई और बसंत ऋतु में इनकी कटाई होती है। बात करते हैं शीत
शुरुआत और गर्म का अंत ये देखा जाता है इन फसलों के। और मुख्य फसलें इनकी गेहूँ, सरसों, चना, आलू हैं। बाकी अल्पी, मसूर, आलू, जई, धनिया, मेथी, ये भी बहुत सारी फसलें हैं। अब बात करेंगे इसके लास्ट की जो फसल है वो है जायद, यानी कि ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं भी मार्च और जून के महीने में। मतलब कि जब लघु ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है, यानी कि आजकल जो चल रहा है मौसम है मार्च से जून का, यही होता है जायद फसलें। इन फसलों की जो वो होती है प्रॉपर्टीज़ होती है, वो होती है पानी से भरपूर फसलें होती हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, इस टाइप के फसल। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें है चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई ETI NET KYC सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच यहाँ पे करना है। जो KYC होता है, यानी कि नो यूर कैंडिडेट होता है, ये पहल मतदाताओं को सशक्त है। ये पहल क्या मतदाताओं को सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य क्या है? मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और संपत्ति, शिक्षा विवरण आसानी से देख सकते हैं, जिसके चुनाव पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई लोकल में इलेक्शन है, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो लोग क्या कर सकते हैं, अब नो योर कैंडिडेट, यानी कि जिसको आप वोट देंगे उसके इतिहास, संपत्ति, शिक्षा का विवरण, मतलब कि उसने कितनी एजुकेशन की है, उनको आसानी से देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और नेपाल में तो ये बहुत अच्छा कर रखा है। नेपाल में आजकल जो बालेन साहब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बहुत सारी ये क्या कर रखे हैं, रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं देखा जाए तो। अब बात करते हैं छोटी सी जो न्यूज़ है, भारत का निर्वाचन आयोग, इसके ऊपर भी देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये कानूनी ढांचे की बात करें तो संवैधानिक के आधार पे यहाँ पे 324 से अनुच्छेद 324 से 329 तक के इनका प्रावधान है संविधान में है, जिसमें चुनावी अखंडता की रक्षा के लिए 25 जनवरी 1950 को भाग 15 के निकाय के रूप में स्थापित ये किया गया है। 3 सदस्यीय नेतृत्व की संरचना होती है इसमें। 6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल इसमें होता है। ये वोट देने वालों का नहीं होता है, ये होता है जो निर्वाचन आयोग में सदस्य हैं उनका कार्यकाल है। और इसके बाद बात करें न्याय स्थिति और वेतन की, तो ये जो आयुक्त में लोग होते हैं, इनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति और वेतन के आनंद लेते हैं, यानी कि वेतन इनको मिलता है। शक्ति, कर्तव्य और अधिकार क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय और राज्य चुनाव का प्रबंधन लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभा होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव के लिए आयोजित करता है, इनकी ये पावर होती है। ठीक है। आजकल असम में भी इलेक्शन चल रहे हैं, जो कि आजकल क्या आज ही असम का इलेक्शन भी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और नीचे यानी कि साउथ में भी इलेक्शन है। तो मतदाता सूची और पार्टी मान्यता की बात करें तो मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए और पंजीकृत राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित करने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन में सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची को पंजीकृत करना और उनके चुनाव चिन्ह को आवंटित करना। आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन भी यही लगाते हैं और सीमा और स्थानीय निकाय अपवाद भी यहीं से लागू होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे वायुसेना प्रशिक्षण कमान द्वारा आयोजित रण संवाद 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता। स्पष्टीकरण की बात करें तो ये बेंगलोर में आयोजित होने वाली एक त्रिसेवा, यानी कि नौसेना और वायुसेना की संगोष्ठी है, यानी कि है। भविष्य के युद्धों के लिए तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना और हाइब्रिड यानी कि अनियमित खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार करना यहाँ पे है। इसकी बात की जाए तो आयोजन स्थल वायुसेना प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में ये 9 से 10 अप्रैल यानी कि आज और कल ये व्यवस्थित होगा, यानी कि आयोजित होगा। बात करते हैं तीनों सेनाएं इसमें रण संवाद के रूप में ये काम करेगी। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा राजमार्गों पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए किस तकनीकी का विस्तार किया जा रहा है? तो यह है इसका AI आधारित निगरानी प्रणाली। इसमें क्या होगा, AI कैमरों का उपयोग होगा, जिससे तेज गति, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और ड्राइवरिंग और गलत दिशा रॉन्ग साइड में चलने वालों वाहनों को सटीक पहचान होगी और उनका चालान होगा। ठीक। बात करें इसके लाभ क्या होंगे, मानवीय हस्तक्षेप के बिना ई चालान जारी करना और सड़क सुरक्षा को स्मार्ट तरीके से सुनिश्चित करना, ये इसका मतलब लक्ष्य है। यहाँ पे ऐसे जो हाईवे लगे होते हैं उसके ऊपर ऐसे एक बना रहता है, तो उसमें कैमरे होते हैं। ठीक है। अगर आप ओवर स्पीडिंग में हो, ठीक है, ओवर स्पीड कर रहे हो, ओवर स्पीड, और या आपने हेलमेट नहीं पहनाया है, और आप या तो रॉन्ग साइड से, जैसे आपका डायरेक्शन इस साइड को है और आप जा रहे हो रॉन्ग साइड से जा रहे हो,
या आपने ट्रिपल एच सवारी कर रखी है, जैसे कि टू व्हीलर्स में ओनली 2 सवारी अलाउड है, तो उसके हिसाब से ये चालान कर सकता है ऑनलाइन। इसमें कोई मानव हस्तक्षेप यानी कि कोई पुलिस वाला आपके चालान नहीं काटेगा, डायरेक्ट कैमरा से चालान हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद लॉन्च किया है। बॉब यानी कि BOB, ठीक है, ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा संवाद। जिसमें होगा क्या, प्लेटफॉर्म एक अत्याधुनिक जेनेटिव एआई प्लेटफॉर्म है बॉब संवाद। ये कई भाषाओं में क्या है, ग्राहकों के सवालों के सटीक जवाब देगा, जिससे बैंकिंग सेवाएं अधिक डिजिटल, सरल और सुलभ बन सकेगी। जैसे कोई आपको दिक्कत है तो वो आप क्या कर सकते हैं, बॉब संवाद में जाके आप अपनी परेशानी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। अब इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। तो ये क्या है ना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और पहला कौन सा है, आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ सभी को पता है, कमेंट करके बता दीजिए। बात करते हैं इसमें, 1908 में क्या हुआ था, राजशाही द्वारा ये स्थापित हुआ था। बड़ोदरा के महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, उनके द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया, और 1969 में राष्ट्रीय यानी कि नेशनलाइज हुआ था। विशाल 2019 रणनीतिक विलय की बात करें तो विजया बैंक और देना बैंक का यहाँ पे और बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या हुआ था, ये मर्जर हुआ था यहाँ पे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या टैगलाइन है, ठीक है। टैगलाइन क्या है इसकी, ये है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक। बॉब वर्ल्ड के साथ डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग, ये यहाँ पे ऋण जमा, ये एप्लीकेशन के वो हैं, क्या बोलते हैं, फीचर्स हैं। यूएई और केन्या सहित यहाँ पे ये विशाल नेटवर्क ये बनाता है। अब बात करेंगे आरबीआई की ताज़ा मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट दर में क्या बदलाव किया गया है। तो ये किया है, अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट होती क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो दर होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। अब जैसे मान लो कोई एसबीआई है, पीएनबी है, ठीक है, या एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो गए, वो क्या करते हैं, जब आरबीआई से कर्जा लेते हैं तो उस रेट को कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है। और निर्णय का कारण क्या है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास की गति को संतुलित करने के लिए आरबीआई ने इस बार दरों में स्थिर रखने का निर्णय लिया है, यानी कि कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया है। अब इसी क्रम में देखें, आरबीआई की हम बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका 1949 को हुआ था और मुख्यालय इसका मुंबई है 1937 से। पहचान और नेतृत्व की बात करेंगे तो गवर्नर के नेतृत्व में इनकी पहचान होती है, जिसमें बाघ और ताड़ के पेड़ों का लोगो ये लगा रहता है, ये है लोगो आरबीआई का, ठीक। बात करते हैं मुद्रा नियंत्रण और मुद्रा जारी करना इनका काम है। अच्छा, जो उसके प्रबंधन काम क्या क्या है, तो मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना है, सभी बैंक नोट जारी रखता है 1 रुपये के सिक्कों को छोड़ गए, ठीक है। और बैंकों विदेशी मुद्रा का नियामक भी होता है, वाणिज्य बैंकों का पर्यवेक्षण करता है, यानी कि एक टाइप से रिव्यू हो गया। बात करें सरकार का, रणनीतिक बैंकर भी है, वित्तीय सलाहकार है सरकार का, और केंद्र और राज्य सरकारों के जो बैंक के लिए ये बैंकर भी है, ठीक। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की है, टीसीएस ने एआई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। तो एक है गूगल क्लाउड के साथ। रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो टीसीएस यानी कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसने एआई डोमेन में गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया है। होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है, गूगल क्लाउड की जेनरेटिव एआई तकनीक का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों के लिए विशेष उद्योग आधारित इंडस्ट्री स्पेसिफिक तकनीक का समाधान करना है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज रिपोर्ट करने योग्य बीमारी घोषित किया है। यानी कि अब कैंसर के कितने पीड़ित हैं राज्य में, तो उसका ये रिपोर्ट किसको करेगी, गवर्नमेंट को करेगी। तो ये तेलंगाना राज्य ने किया है। अब क्या होगा, अब राज्य के हर डॉक्टर या अस्पताल के लिए कैंसर के किसी भी नए मामले की जानकारी तुरंत सरकार को देनी होगी, कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। इससे तेलंगाना सरकार को कैंसर के वास्तविक आंकड़ों को ट्रैक करने और सटीक उपचार की नीति बनाने में मदद मिली थी। हालांकि पूरे इंडिया में होना चाहिए था, होगा धीरे धीरे करके। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, जो कि राज्य पहचान और प्रतीक की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन रोलवे है, पक्षी है, राज्य पक्षी है। राजधानी इसकी हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे पे है। चित्तीदार हिरण जो कि जानवर है, यहाँ का राज्य जानवर है। खेजड़ी पेड़ है, राज्य पक्ष है। और टेनस्ट कैसिया यानी कि राज्य फूल है।
अब बात करें इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक स्नैपशॉट की, तो 119 विधानसभा सीट है। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी इनके ये मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे 2 डैम भी हैं, नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पे है, और गोदावरी नदी पर है पोंचमबाद डैम। बात करते हैं यहाँ पे 6 गारंटी यानी कि कल्याणकारी योजना है, जिसमें महालक्ष्मी नगद निःशुल्क बस यहाँ पे दी जाती है लड़कियों के लिए, गृह ज्योति निःशुल्क बिजली, रायथू भरोसा किसान सहायता के लिए, इंदिराम्मा इंदालू आवास के लिए, और युवा विकासम छात्रवृत्ति के लिए दिया जाता है। बात करते हैं इसमें चारों ओर से भूमि से घिरा राज्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। वर्तमान में 33 जिले हैं, सबसे नया ये स्टेट ये है। इसके बाद हालांकि 2019 में 2 स्टेट मतलब कि जो जम्मू एंड कश्मीर से उनको क्या बना दिया? यूटी बना दिया, ठीक है, यूनियन टेरेटरी बना दिया है, बट राज्य के नाम पे तो ये है। बात करते हैं अर्थव्यवस्था, नदियाँ और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो 3.05 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया है। 5,000 करोड़ AI डेटा सेंटर निवेश यहाँ पे किया है इसमें। और इतिहास, संस्कृति और यूनेस्को विरासत की बात करें तो काकतीय राजवंश द्वारा परिभाषित ये है, और ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। बाकी ठीक है, अब अगली बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाले ऐप का नाम क्या है? तो ये है डिजिटल महाकुंभ। इसका क्या होगा? स्मार्ट कुंभ पहल, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के अनुभव को हाई टेक बना रही है, जिससे क्या होगा? सुविधाएं इस ऐप से देश विदेश के श्रद्धालुओं को घाटों की लाइव स्थिति, स्मार्ट पार्किंग, आवास, आपातकालीन सेवा और रियल टाइम जानकारी ये प्रदान करेगा। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश का एक थोड़ा सा डिटेल, जिसमें सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विरासत के साथ AI नवाचार का समाधान यहाँ पे देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का रफ मैप है, जिसमें इसके बाद बात करें यहाँ पे पहचाना, प्रतीक और माप की, तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, और 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बारहसिंगा और सारस पक्षी राजकीय प्रतीक के रूप में यहाँ हैं। बारहसिंगा यानी कि राजकीय पशु, और सारस पक्षी राजकीय पक्षी हो गया। गन्ना दूध खाद्यान्न के प्रथम उत्पादक यहाँ पे 2027 तक है। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य यहाँ पे 2027 तक है, ठीक है। बात करते हैं राजनीति, भूगोल और जनसांख्यिकी, तो 20 करोड़ लोगों का निवास यहाँ पे है। सोनभद्र में 4 अलग अलग राज्यों को ये छूता है। सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों को छूता है, कहने का मतलब ये है। बात करते हैं इसमें सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक शिल्प की, तो कथक नृत्य हाथों का लोक नृत्य है। कुंभ मेले से लेकर लखनऊ के चिकन वर्क, चिकनकारी जो सूट या कपड़े में चिकनकारी डिजाइन होता है, ये यहाँ के लिए फेमस है। और कन्नौज के विश्व प्रसिद्ध इत्र यहाँ तक फेमस है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ 2 सप्ताह के लिए अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है? वो की है ईरान के साथ। सभी को पता है मेरे देश में लगातार क्या है, भू राजनीतिक तनाव को कम बढ़ रहे थे, जिसको कम करने के लिए किया गया है। इस शर्त के अनुसार 2 सप्ताह के युद्ध विराम के तहत ईरान को होर्मुज जल जो कोई होर्मुज जल संधि है उसमें जहाज़ों को नहीं रोकेगा उसमें, ठीक है। और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से जो कि एक है होर्मुज जल संधि। अब बात करें अमेरिका और ईरान की, तो पहले अमेरिका पे देखते हैं। यहाँ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। और वाशिंगटन DC राजधानी है, न्यूयॉर्क के सबसे बड़ा शहर है, और अमेरिकी डॉलर यहाँ पे मुद्रा है। भूगोल की बात करें तो चोटियाँ, नदियाँ और पर्वत श्रृंखला की, तो माउंट डेनाली मिसिसिपी नदी है, रॉकीज पर्वत की यहाँ पे श्रेणी है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन बॉर्डर यहाँ पे कनाडा मैक्सिको के बीच में, 2 महासागरों के बीच में ये है, ठीक, कनाडा और अमेरिका ऐसे कर। ईरान की बात करें तो मोस्तबा खामनेई सर्वोच्च नेता जो थे खामनेई, और मसूद पेजिश्कियान ये राष्ट्रपति यहाँ के हैं। बात करते हैं इनकी राजधानी, तो तेहरान, ईरानी रियाल और तोमान इनकी मुद्रा है। माउंट दमावंद, कारून नदी, जाग्रोस पर्वत यहाँ के क्या हो रहे हैं, मुख्य भौगोलिक स्पॉट्स हैं। अब बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की, जो कि है नयम ओसोरिन उचावल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये क्या है, मंगोलिया। जो मंगोलिया संसद है इनके द्वारा उचारल को देश के नए PM के रूप में मंजूरी दे दी गई है। उचारल की पहचान क्या है? मजबूत आर्थिक नीतियों और देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए कड़े सुधारों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अब बात करेंगे मंगोलिया की, तो यहाँ पे बात करें तो मूल पहचान और शासन की, तो राजधानी इसकी उलान बटोर है, करेंसी टोब्रुक है, पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं यहाँ की, स्टेट ग्रेट खुरल, ठीक है, लैंग्वेज मंगोलियन है।
नए अपडेट की बात करें तो पीएम डिजिटल केंद्रीय पर आधारित है जो कि, और पीएम कौन बने हैं, न्याम ओसोरी उचरल, और राष्ट्रपति कौन है, उखनागिन खुरेल खुरेल सुख। ठीक है। अब बात करेंगे वैश्विक श्रेणी और विरासत की, तो दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है, दूसरा सबसे बड़ा भूमध्य देश है यानी कि लैंडलॉक, और चंगेज खां का जन्म स्थान भी यही का है। अब बात करें भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देने के नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं मलेशिया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये वाला गलत है, को कहेंगे ना, तो ये है ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। बात करते हैं स्पष्टीकरण की, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में रक्षा और भू रणनीति संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम यह है। समझौते के मुख्य बिंदु इसमें विशेष रूप से समुद्री गश्त, मैरीटाइम पेट्रोलिंग को बढ़ावा और एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचनाओं को साझा करना यहाँ पे शामिल है। अब मलेशिया के बारे में भी देख लेते हैं, जिसकी जो राजधानी केरल की कुआलालंपुर है, शॉर्ट में लिख दिया। पुत्रजय प्रशासनिक राजधानी, रिंजेट मुद्रा है, सुल्तान इब्राहिम इसके राजा है। अब बात करते हैं भौगोलिक विभाजन की, तो माउंट किनाबालू यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, राजन नदी सबसे लंबी नदी यहाँ पे है। वैश्विक व्यापार और व्यापार केंद्र की, तो यहाँ पर पाम ऑयल का उत्पादन प्रमुख उत्पादक है, और रबड़ का भी प्रमुख उत्पादक है, और सेमी कंडक्टर और डिजिटल अर्थव्यवस्था का यह केंद्र भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ISSF विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय निशानेबाज ने भाग लिया है, तो किया है ग्रेनेडा, जो कि स्पेन में है। आयोजन स्थल इस वर्ष का प्रतिष्ठित ISSF इंटरनेशनल निशानेबाजी खेल महासंघ है। ठीक है। विश्व कप स्पेन के ग्रेनेडा में आयोजित हो रहा है। भारतीय भागीदारी में भारत का प्रतिनिधित्व पलक गुलिया और मुकेश नेलोवल्ली ने किया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में किस भारतीय युवा ने चीनी खिलाड़ी को हराकर जहाँ पे उलटफेर किया है, तो ये किया है आयुष शेट्टी ने। ऐतिहासिक भी यहाँ पे देखी जाती है, जिसमें युवा भारतीय शटलर जो आयुष शेट्टी हैं, इन्होंने इस चैंपियन में चीन के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जो कि थे ली शेंग फेंग, इनको बेहद कड़े मुकाबले में मान दी है। भविष्य की उम्मीद, विश्व के नंबर 1 स्तर के खिलाड़ी के खिलाफ ये जीत भारतीय बैडमिंटन के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अत्यंत सकारात्मक संकेत है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप निशानेबाजी में और बैडमिंटन में ये था। अब बात करेंगे 8 अप्रैल की, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय स्वच्छ स्कूल दिवस भी, जिसमें स्कूलों में स्वच्छ हवा और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पहल है। प्रमुख नियुक्ति की बात करें तो वरिष्ठ राजनयिक कीर्तिवर्धन सिंह को म्यांमार में भारत के विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों अब बात करेंगे स्टैटिक जी के उस पोर्शन की जो हम एक करंट अफेयर के साथ एक स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करते हैं। तो आज है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करेंगे, जिसमें रेडियो कार्बन के आधार पर जो C14 होता है उसके आधार पर वैज्ञानिक कार्बन निर्धारण इसे किया गया है, जिसमें तांबे का अयस्क, टीन और कांसा इसमें लाया गया है, मिला है मतलब। बात करते हैं इसकी, तो 1921 में हड़प्पा का उत्खनन इसकी स्थल के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दयाराम साहनी ने, और 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की थी। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे 13 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल भौगोलिक विस्तार है। यहाँ पे उत्तर में देखें तो मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब के पास है, और पूर्व में आलमगीर जो कि हिंड नदी उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में देखा जाए तो दैनाबाद कांवर नदी महाराष्ट्र में पाया जाता है, और पश्चिम में सुत्कर मंडल जो कि बलूचिस्तान दास्त नदी यहाँ पे है। तो ये एरिया जो था ये था सिंधु घाटी सभ्यता का। बात करेंगे शतरंज की बिसात पर बसा व्यवस्थित शहर, यानी कि यहाँ पे ग्रिड पैटर्न के आधार पे क्या है, सड़कें एक दूसरे को 30 समकोण 90 डिग्री पर काटती हैं। स्थिति और बसावट की बात करें तो घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुल के पीछे गलियों में खुलते थे। और इसी क्रम में देखें वास्तुकला, प्राचीन विश्व की उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें जो ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात था 4:2:1 था। और यहाँ पे देखने को मिलती है भूमिगत नालियाँ, जिसमें आजकल भी ऐसा ही पैटर्न होता है कुछ हल्का फुल्का। बात करते हैं नगरों का संरचनात्मक विभाजन, दुर्ग और निचला शहर, जिसमें ऊपरी पहर जो था दुर्ग में था, जिसमें कृत्रिम टीले पर निर्मित चारदीवारी से सुरक्षित
संभवतः शासक और महत्वपूर्ण यानी कि जो मतलब मेन होते थे शहर के, वो लोग यहाँ रहते थे और भवनों यानी कि अन्नागार का स्थान भी यहीं रहता था। बात करते हैं नीचे का स्थान, जो निचला स्थान था, वहाँ पे अधिक विस्तृत क्षेत्र था जहाँ सामान्य जनता, व्यापारी और शिल्पकार निवास करते थे। तो ऐसे करके बना हुआ था, ठीक। अब बात करें इसके बाद, तो कृषि पशुपालन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संशोधन, तो यहाँ पे कृषि में मुख्य फसलें जो थी, गेहूं और जौ थी। विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन यहाँ पे यूनानी द्वारा सिंडन में किया गया था। व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार यहाँ पे था और यहाँ पे मेसोपोटामिया के बेलेको में सिंधु के क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता था, ठीक है। पशुपालन की बात करें तो कुबड़ वाला सांड यानी कि विशेष पूजनीय था। यहाँ पे भैंस और सुअर यानी कि अपवाद के नाम पे घोड़े के प्रमाण दुर्लभ हैं, केवल सुरकोटदा के अलावा। और ये समाज जो था मात्र सत्तात्मक था और प्रकृति पूजक धार्मिक जीवन यहाँ पे व्यतीत किया जाता था, जिसमें समाज में बड़ी संख्या में प्राप्त स्त्री मतलब कि इस समाज में क्या है, बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियों की मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं। बात करते हैं धर्म की, तो पशुपति शिव यानी कि 3 मुख वाले देवता और मातृ देवी और वृक्ष यहाँ पे पीपल और पशुओं की उपासना यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी क्रम में अंतिम संस्कार की बात करें तो शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा यहाँ पे थी। लोथल और कालीबंगा से युग में जो समाधान यानी कि जॉइंट ब्यूरियल के हिसाब से यहाँ पे मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख महानगर और उनकी पुरातत्व धरोहर की, तो यहाँ पे हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर थी। मुख्य अवशेष में विशाल अन्नागार यहाँ मिले हैं, कांसे की इक्का गाड़ी और शंख का बना बैल यहाँ पे मिलता है। मोहनजोदड़ो यानी कि पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के तट पर। शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का। प्रमुख अवशेष विशाल स्नानागार यहाँ भी मिले हैं, नर्तकी, कांस्य मूर्ति और सूती कपड़ा और सबसे बड़ा अन्नागार यहाँ पे देखने को मिलता है। अगली हम बात करते हैं लोथल की, तो यहाँ पे गुजरात में है लोथल। प्रमुख पत्तन था यानी कि जो होता पोर्ट, आज के टाइम पे पोर्ट कहते हैं। भारत की मोहरें और चावल के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कालीबंगा यानी कि राजस्थान में है, अर्थ यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ हैं, ठीक है। जुते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। धौलावीरा की बात करें तो अद्वितीय 3 स्तरीय नगर विभाजन और उन्नत जल प्रबंधन यहाँ पे देखने को मिलता है। चौहंदड़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में है, यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना और लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। एकमात्र शहर है जहाँ कोई दुर्ग नहीं था। अब बात करते हैं रहस्यमय लिपि, जिसे आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं। तो ये जो लिपि थी ऐसी थी, चित्रों के हिसाब से थी, वर्णमाला पर नहीं की, भावात्मक चित्रात्मक की। लेखन शैली इसे बुस्ट्रोकेडिन पद्धति कहा जाता है। उसमें पहली पंक्ति दाएं ओर से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। बात करते हैं इसके पतन के महासभ्यता के पतन के संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रशासनिक स्थिरता भी इसकी मानती है, और बाह्य आक्रमण यानी कि कार्बन भी माना जाता है। और सर्वाधिक माना जाता जो है वो है भयंकर बाढ़। मार्शल और मैके के जो इतिहासकार है उनके अनुसार जहाँ पे उनकी जो सभ्यता है ये पतन हो चुका था इसका। तो ये थी दोस्तों आज की 9 अप्रैल की करंट अफेयर। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।